वाद विवाद और विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए आपने अवसर दिया। मैं आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मैं अपने संसदीय जीवन की एक नई शुरुआत आज से कर रहा हूं। इसके लिए भी मैं आपके प्रति, आसन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं और सभी माननीय सदस्यों के प्रति, सत्ता पक्ष और विपक्ष, आप सबके प्रति अपना आदर और सम्मान व्यक्त करता हूं। और रामचंद्र बाबू, आप एक पुराने खिलाड़ी हैं और मैदान भी पुराना है, इसलिए आप नए कोई आदमी नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, जिन्होंने सदन में भेजने के लिए मेरे नाम की अनुशंसा की, उनके प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति, जिन्होंने उस प्रस्ताव का अनुमोदन किया, उनके प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। महोदय, बजट पर सामान्य वाद विवाद और विनियोग विधेयक दोनों एक साथ लेने की जो सहमति बनी, तो बिल्कुल स्वाभाविक है महोदय। और एक साथ लेने पर एक सुविधा भी होती है महोदय। जो वैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, उसमें अनुच्छेद 202 के तहत जो वार्षिक विवरण होता है, जिसे हम बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत होता है। और अनुच्छेद 203 के तहत प्राकलन आता है और 204 के तहत विनियोग आता है। महोदय, हम लोग चर्चा करते हैं कि विनियोग और बजट का, मूल बजट का क्या संबंध है। मेरे जानते, और आप सहमत होंगे माननीय सदस्यगण, कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बजट जो पारित होता है सदन में, उसके व्यय के लिए अनुमति लेनी पड़ती है सदन से, और वह अनुमति विनियोग के द्वारा ली जाती है। तो विनियोग एक तरह से बजट के ताले को खोलने की चाबी है। सदन यही करता है कि अब इस जो बजट 21-22 का पारित हुआ है, या करेंगे आप, 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट है। बजट किसी सरकार की सोच, उसकी कार्यशैली, उसका उद्देश्य और जो एक यात्रा होने वाली है, उसका दर्पण होता है कि हम अपनी जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे व्यय करना चाहते हैं, कहाँ खर्च करना चाहते हैं। तो एक कहें कि वो दृष्टिपत्र है बजट। और विनियोग, जिसे अंग्रेजी में एप्रोप्रिएशन कहा जाता है, तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही होता है महोदय विनियोग, यानी बिल्कुल उसका चूर चूर, एक एक कोना मिलाना, बहुत व्यवस्थित ढंग से विनियोग में ही होता है। महोदय, एक बार और सदन में मैंने कहा था कभी कि मैं हैरान रह गया कि विनियोग शब्द जो आया है, ये अर्थशास्त्रियों का दिया हुआ तो शब्द है, लेकिन हमारे यहाँ जो शास्त्रीय परंपरा है भारत की, हमारी जो संस्कृति है, उसमें इसका उपयोग है। मैं हैरान रह गया दुर्गा सप्तशती पढ़ते हुए। दुर्गा सप्तशती के 3 जो कीलक मंत्र है, और उसमें इसका उपयोग किया गया है। और लिखा है, कीलक में है, अर्गला में है कि ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य श्री महासरस्वती, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का भी है, श्री महासरस्वती देवता प्रीत्यर्थम सप्तशती पाठात्वेन जपे विनियोग। यानी जब हम जाप करते हैं, जप करते हैं,
तो उस जप के, उस मंत्र के अर्थ को खोलने का विनियोग यही है। अब अद्भुत बात है कि हमारी परंपरा में पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने तो इस पर इसकी व्याख्या की, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती के मंत्र में ये विनियोग शब्द आता है, उसी अर्थ में आता है। जैसे हम बजट के रहस्य को, बजट को खोलने के लिए हम विनियोग लाते हैं सदन में, तो हमारे ऋषियों ने भी ये व्यवस्था कर दी कि मंत्रों की शक्ति को खोलने के लिए जो मंत्र है, एक कीलक है, यही विनियोग है। इसलिए महोदय इसका इतिहास बड़ा पुराना है। और भारत तो, और उसमें भी बिहार, ये तो अर्थशास्त्र की भूमि है। कौटिल्य ने ही अर्थशास्त्र लिखा था महोदय, इसलिए कौटिल्य उस परंपरा से आते थे जो शास्त्रीय परंपरा थी, और उस शास्त्र को अर्थशास्त्र में उन्होंने कैसे मिला दिया, और पश्चिम के विचारकों ने इस विनियोग को ग्रहण किया। ये हमारी परंपरा है, इसलिए इस सदन को गर्व भी होना चाहिए महोदय। एक बात और महोदय मैं कहना चाहूंगा कि बजट की राशि को खर्च करने की जो अनुमति हम सदन से लेते हैं विनियोग के माध्यम से, उसमें कई बार माननीय सदस्यों के मन में शंका होती है कि ये अनुमति तो हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये राशि जो है, इसमें कुछ कम राशि होनी चाहिए थी ऐसा। लेकिन हमारे संविधान ने ही ऐसी बाध्यता रख दी है कि हम जो विनियोग है उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। पारित हम करेंगे, लेकिन उसमें हम कमी नहीं दिखा सकते कि इसे हम नहीं पारित करेंगे, या कोई संशोधन हम नहीं करते। ये सदन की सीमा है, नहीं कर सकते हैं। और जो उद्देश्य है उसका, उस उद्देश्य पर भी हम प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं महोदय। इसलिए, और मैंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 2, 3 और 4 ये तीनों मिले हुए हैं, त्रयी है संविधान की, बल्कि कहें कि ये आर्थिक त्रयी है। पूरी अर्थव्यवस्था इन 3 अनुच्छेदों में बिल्कुल लिपटी हुई है। और जैसे जैसे हम इसका विश्लेषण करेंगे, ये पूरा का पूरा जो वार्षिक विवरण हमारा होता है, चाहे राज्य का, किसी राज्य का हो या केंद्र का हो, ये खुलने लगता है महोदय। और इसलिए सदन की एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि, और हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो अर्थ वित्त मंत्री हैं बैठे हुए हैं, ये अपने वक्तव्य में इस बात की चर्चा जरूर करेंगे कि विनियोग के माध्यम से हम अनुमति प्राप्त करते हैं आपसे। ये ताकत आप ही को है, आप ही आदेश देंगे सरकार को इसे पारित करके कि हाँ आप व्यय कर सकते हैं इन मुद्दों पर। महोदय, हमारे अन्य सदस्यों ने बहुत विस्तार से चर्चा की है सामान्य बजट के बारे में, और सचमुच जिस संकट के समय में ये बजट बना, मैं राज्य सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं, इनको मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देकर बजट को इतना संतुलित बनाया है। और आपकी दृष्टि में वो आबादी रही है, जो आबादी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है आगे लाने की जरूरत, उस पर आपका ध्यान है। माननीय कई सदस्य कह रहे हैं कृषि पर जोर है महोदय, और बिहार तो पहला राज्य है जहां कृषि रोड मैप बना, और दो बार इस पर काम हुआ है, और आपको कई पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता के लिए, कृषि में जो उत्पादकता, और जो इंद्रधनुषी क्रांति होगी कृषि में, वो बिहार से, पूर्वी अगर भारत में अगर क्रांति कहीं शुरू होगी तो बिहार से शुरू होने वाली है। इसलिए हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। कृषि कर्मण पुरस्कार 3 बार राष्ट्रपति के द्वारा बिहार को प्राप्त हुआ है, तो सबको गर्व करना चाहिए महोदय। ठीक है, हमारी कुछ कमियां होती हैं, लेकिन हम कमियों को नजरअंदाज करके, गांधी युग का सबसे बड़ा महोदय महत्व इस दृष्टि से भी है कि गांधी युग में हम अपने साथियों के गुणों की चर्चा करते थे। आपकी क्या खूबियां हैं, मनुष्य में तो खूबियां और खामियां होती हैं दोनों, लेकिन खामियों को नजरअंदाज करके हम खूबियों की चर्चा करें तो धीरे धीरे क्रमशः खामियां अपने आप दूर होने लगेंगी। ये मनोविज्ञान का, माननीय उपनेता नवल बाबू यहाँ बैठे हैं, मनोविज्ञान के व्यक्ति हैं, तो ऐसी खामियां स्वतः दूर होने लगती हैं महोदय। इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है, हम गुणों की तलाश करें।
और हम लोग तो कबीर के लोग हैं। ये हमेशा कबीर कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना मन शीतल करे औरन को सुख होए। यही तो हम करते हैं कि वाणी की वो ताकत है महोदय। इसलिए महोदय मैं तो कहूंगा कि ये बजट, और सचमुच कल आप भी होंगे सरकार में तो आप भी बजट बनाएंगे, आप भी विनियोग लाएंगे, सदन से अनुमति लेंगे, तो ये परंपरा और महोदय विकास आप देखेंगे महोदय। महोदय ठीक है, बैठिए मान्य सदस्य, चले। मान्य है इसलिए ना हुआ महोदय। माननीय उप नेता आज भर माफ कीजिए महोदय। हम महोदय हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं महोदय, बहुत ये निर्माण का दौर है महोदय। इसलिए और सच सबका फोटो टंगना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। तो हाँ, शांति शांति, सुनिए सुनिए महोदय, समय नहीं है, सुनिए। ये निर्माण का दौर है महोदय। इसलिए मेरा अनुरोध है सदन से कि बजट के बारे में माननीय सदस्यों ने जो चर्चा की है, दिलीप बाबू ने चर्चा की बहुत विस्तार से, और बहुत सारे जो पक्ष हैं बजट के उसका उल्लेख उन्होंने किया है। जैसे शौचालय की बात कर रहे थे कि क्या उसका शीर्षक दिया गया, शौचालय निर्माण महिलाओं का सम्मान, और कहा उन्होंने। अब देखेंगे कि दृष्टि क्या है, सरकार की मंशा क्या है। कुछ खामियां हो सकती हैं, कहीं निर्माण अच्छा नहीं हुआ तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उस पर ध्यान आकृष्ट करेंगे, लेकिन दृष्टि क्या है, हम कहां जाना चाहते हैं महोदय। मुझे याद आ रहा है जो फेबियन सोशलिज्म है, मार्क्स के बाद जो दूसरा सोशलिज्म चला था, जिसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बड़े लेखक थे इंग्लैंड के, और उन्होंने फेबियन सोशलिज्म की कल्पना की। मार्क्स का जो मार्क्सवाद था, और मार्क्स में हिंसा थी, और उस हिंसा को इनकार किया बर्नार्ड शॉ ने, बड़े नाटककार। और बर्नार्ड शॉ ने महोदय कहा था उस समय 1848 में बर्नार्ड शॉ ने कहा कि लंदन शहर में अगर महिलाओं के लिए शौचालय बना दिया जाए तो मैं सरकार का विरोध करना छोड़ दूंगा। ये लंदन में शौचालय नहीं था, सार्वजनिक शौचालय 1848 में। और इतने बड़े लेखक होकर म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव लड़े महोदय बर्नार्ड शॉ। इसी मुद्दे पर शौचालय निर्माण के लिए बर्नार्ड शॉ ने चुनाव लड़ा लंदन में। और फेबियन सोशलिज्म के, जिसको हम अहिंसक समाजवाद कहते हैं, गांधी जी ने प्रशंसा की, गांधी जी ने उस समाजवाद को, और मैंने इस पर लिखा है महोदय, थोड़ा सोचा है हमने कि क्यों मार्क्सवाद फेल कर गया दुनिया में। पूर्वी यूरोप में मार्क्सवाद पहले समाप्त हुआ, और गांधीवाद आज पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक हो रहा है। और उसी गांधीवाद से समाजवाद, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, वो वही परंपरा है समाजवाद की महोदय, जिस परंपरा में हिंसा नहीं है। इसलिए गांधी हमारे पूरी दुनिया के लिए आज प्रासंगिक हो गए हैं कि उन्होंने हिंसा का निषेध किया। ये हमारा दर्शन, और भारतीय दर्शन यही है महोदय। इसलिए जो नए काम हो रहे हैं, आप सिर्फ देखिए, मैं सिर्फ समय ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक माननीय सदस्य जो हमारे आदरणीय सुनील बाबू कह रहे थे, क्योंकि संग्रहालय पर इतना उन्होंने कुछ कहा और एक न्यायालय का उदाहरण भी दिया, तो मुझे जिस समय उसका उद्घाटन हो रहा था महोदय, संग्रहालय का, बिहार संग्रहालय, मैं था उस आयोजन में, बैठा था, तो ये बात आई वहां कि जब ये संग्रहालय तैयार हो जाएगा तो उसमें एक बुद्धिजीवियों का एक ऐसा समूह था जिसने विरोध किया था, जो भाषा आज इस्तेमाल होने की, क्यों इतना खर्च हो रहा है इस पर, ये मेडिकल अस्पताल बनना चाहिए यहाँ, या अमुक काम होना चाहिए, बनना चाहिए। ये बुद्धिजीवियों का एक समूह
जिसको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ऐसे बुद्धिजीवी जो हर जगह उपलब्ध रहते हैं, हर काम में आगे खड़े हो जाते हैं जी। हाँ, तो ये कहा गया वहां कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो सारे दस्तावेज, यहाँ तक कि उच्च न्यायालय का वो निर्णय भी इस म्यूजियम में लगा देना चाहिए कि आने वाले लोग देखेंगे कि संग्रहालय के निर्माण में कितनी बाधाएं आई थी। महोदय, नहीं PIL में ये ऑर्डर पास किया है और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, नहीं यही कहा, माननीय सदस्य ने कहा कि उसको रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए, नहीं बोला है, नहीं रखना चाहिए उसको। हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, देखिए माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी आदेश को आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते महोदय। नहीं, बैठा जाए इसमें ये सदन में वहाँ पर रखने की बात कही है, ठीक। अरे ना, ये अवमानना नहीं है, नहीं ये भ्रम। बैठी ये बैठी, ठीक है। इसको महोदय कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं आप लोग, सुनिए आपकी बात को, कितना बढ़िया सुनिए। मैंने बैठे, सुनिए और आगे सुनिए। सुनील बाबू, मैं क्या चीज रखे, नहीं केवल रखने की बात सुनिए। बैठे हो ठीक, बैठी। मैं सभा झूठे में क्या कुछ व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। सभापति महोदय, बैठे, माने सुनील बाबू बैठ जाए। सभापति हाँ बैठिए संजीव भाई। मैं बताना चाहता हूं, ये हम लोगों का सदन है और सदन में लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता है और यहाँ पर हमें छूट है कि हम किसी भी चीज पर टिप्पणी कर सकते हैं, चाहे वह मामला हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो। यह हमें सुनील बाबू को बताना चाहता हूं, और नहीं तो पूरी किताब आप पढ़ लीजिए कि अध्यक्ष को क्या अधिकार है। यहाँ हम सभापति के अनुमति से बोलने के लिए स्वतंत्र। महोदय, मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है और अपनी व्याख्या भी मैं नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि न्यायालय पर कुछ टिप्पणी नहीं की है, न कोई टिप्पणी है न उसकी व्याख्या है। मैं क्या करूंगा, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि पक्ष में या विपक्ष में जो कुछ कहा गया इतिहास के रूप में उसको प्रिजर्व करना चाहिए, संग्रहित करना चाहिए। संग्रहालय का यही काम है, तो वो भी आदेश रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां देखेंगी कि किसके क्या विचार थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं महोदय। और संग्रहालयों के लेकर महोदय बहुत लिखा गया है, बहुत सारी किताबें हैं दुनिया में। और जो बड़ा समृद्ध देश होता है, मैं 2007 में चीन गया था महोदय, और चीन के केवल बीजिंग में मैंने देखा कि 50 संग्रहालय हैं, 2-4 नहीं 50। जिस सूबे में मैं जाता था देखा कि वहां 5 संग्रहालय हैं। तो संग्रहालय जो होते हैं किसी सभ्यता और संस्कृति को सम्मानित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए संग्रहालय बनते हैं महोदय, यही होता है। और सौंदर्य की एक दृष्टि स्थापत्य कला है। आज बिहार संग्रहालय पर जितना हम कुछ टिप्पणी कर लें, लेकिन दुनिया भर में उसकी स्थापत्य कला की तारीफ हो रही है। ये प्रश्नोत्तर काल नहीं है, तो आप अपनी बात बोल चुके, वो भी अपनी बात बोल रहे हैं। ऐसा बिल्डिंग नहीं है महोदय कि जो कोई विदेश के किसी बिल्डिंग से आप तुलना कीजिए। अब अपने से बोलिए कि हमको पुरस्कार मिले, तो महोदय हम नहीं कुछ बोल सकते हैं महोदय। हाँ, सुनते हैं, हम समझते हैं महोदय जितने सदस्य उससे ज्यादा विदेश घूमे हैं, लेकिन इनको जानकारी देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हमारे म्यूजियम को मिला है। और जो कंस्ट्रक्शन आपके यहाँ का ताजमहल यहाँ 7वां आश्चर्यजनक में था। बैठिए, सुनिए ना भाई, बैठिए ना।
अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के पहले आपके शासनकाल में तो अंतर्राष्ट्रीय सुनने को भी नहीं मिलता था। कम से कम किसी के लिए अवार्ड तो मिल रहा है। और आपको तो हम आग्रह किए हैं कल अपने भाषण में कि आप मेरे साथ चलिए, आपको दिखाते हैं माननीय मंत्री आपको पता चलेगा माननीय मंत्री में क्या क्या है। महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं समापन की ओर हूं और मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा। सौंदर्य को परखने, देखने और समझने की अपनी अपनी दृष्टि होती है, हर आदमी की होती है। महोदय मैं सिर्फ महोदय मैं वाल्मीकि की बात एक कह करके, रामायण की कथा है, मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात। वाल्मीकि ने लिखा है कि जब, बहुत रोचक प्रसंग है महोदय, राम लंका पर विजय करके जब लौटे, अयोध्या नहीं लौटे थे, समुद्र के इस पार आ गए थे जहां उनका शिविर था, तो बड़े प्रसन्न थे सारे लोग, सभी उनके सेना के लोग, बंदर भालू सब। तो एक दिन जामवंत से लोगों ने कहा, सेना के लोगों ने, जो बंदर भालू थे वहां, या आदिवासी रहे होंगे वो सब उस जमाने के, कि हम लोगों ने तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी रावण के खिलाफ, परास्त किया उसको, पूरी लंका समाप्त हो गई, लेकिन जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी, माता सीता को हमने देखा नहीं, वो कैसी हैं, तो हमारी इच्छा है कि उनको एक बार हम देखें। तो जामवंत ने कहा कि ठीक है, मैं रामचंद्र जी से अनुरोध करूंगा, कहूंगा कल जब पूजा पर बैठेंगे, उसके बाद पूजा पूरी होगी तो मैं कहूंगा, आपका प्रस्ताव रखूंगा। महोदय, दूसरे दिन श्री राम पूजा पर बैठे, पूजा वगैरह पूरी हो गई। इसके बाद जामवंत ने जाकर अनुरोध किया, हनुमान भी थे उनके साथ, कि प्रभु एक प्रार्थना है, आपकी सेना के लोग चाहते हैं कि मां सीता के दर्शन करें, कैसी हैं जिनके लिए हम लड़े थे और इतनी बड़ी लड़ाई चली। तो राम ने कहा कौन बड़ी बात है, ठीक है, कल सुबह स्नान ध्यान के बाद वो बैठेंगे, आएंगे, यहाँ बैठेंगे, सब लोग आ जाएंगे। तो जामवंत ने कहा कि नहीं, इतनी भीड़ लगाने, सारे इतने लोग हैं, सब जमा हो जाएंगे तो बहुत भीड़ हुड़दंग हो जाएगा, ऐसा नहीं कीजिए। तो कहा कि आप ही बताइए क्या किया जाए। कहा कि हमारी राय है कि जो हम में सबसे प्रबुद्ध लोग हैं, दो व्यक्ति हैं, एक कोई उनके बीच के, तो वो देख लें और वो अपनी राय जो वो बता देंगे सबको कि माँ सीता इस तरह की है। तो रामचंद्र जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो आपकी राय हो तो स्वीकार। तो सबसे जो होशियार उनके बीच एक थी बंदरी, उनको कहा गया कि भाई आप ही परखने वाली हैं, आप देखिए। वाल्मीकि लिखते हैं, मत वो आई, सीता बैठी थी आसन पर, तो घूमकर देखने लगी, उनकी परिक्रमा कर रही थी, देखा कि उनके बाल कैसे हैं, उनका चेहरा कैसा है, नाक कैसी है, किस तरह कान है। देखने के बाद वाल्मीकि लिखते हैं महोदय, ओहो सुरम्यम बदनारविंदम सुनासिका बिंब फलाधरोष्ठम। ओहो सुरम्यम, क्या सुंदरता है, ओहो सुरम्यम बदनारविंदन, और अरविंदम, पूरा शरीर तो कमल की तरह है, क्या सुंदरता है, शरीर कमल की तरह है। बदनारविंदम सुनासिका, नाक बहुत पतली है, सुंदर है। सुनासिका बिंब फलाधरोष्ठम, और होठ तो लाल है बिंब फल की तरह। बिंब फल होता है ना, पकने पर लाल हो जाता है, तो सीता का होठ तो एकदम लाल है। बिंब फलाधरोष्ठम अहो सुरम्यम बदनारविंदम सुनासिका बिंब फलाधरोष्ठम। और अंत में कहते हैं पुच्छम बिना तुच्छम इदम ही सर्वम, लेकिन पूछ ही नहीं है, पूछ के बिना तो सारी सुंदरता बेकार है महोदय। इसलिए ये मैं नहीं करूं, वाल्मीकि कह रहे हैं, वाल्मीकि लिख रहे हैं महोदय। तो अपनी अपनी निगाह है, सब अपने अपने ढंग से सोचते हैं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इसके आसन के प्रति सम्मान, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य।